स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय करुणा दीदी जी। आप भोसरी के मुख्य संचालिका हैं और आपकी ये विशेषता है कि आप सेवाओं में नवीनता लाते हैं और सभी को इसके लिए प्रेरणाएं भी देते हैं और साथ ही साथ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय संदीप भाई जी। आपका भी दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। आप बहुत सारे सेंटर्स पे, रिट्रीट सेंटर्स पे भट्टियाँ, क्लास आदि कराते हैं। आदरणीय सूरज भाई जी और अन्य वरिष्ठ भाई रूह की रोशनी, कला की पहचान, संस्कारों का सागर, ज्ञान की उड़ान, हर लफ्ज़ में गहराई, हर बात में नूर, सृजन में साधना, आत्मा से सूर। जीवन की राहें, मंजिल की बातें, सत्य की खोज में निर्मल है जज्बात। हाथ में कला, दिल में करुणा, प्रभु की मूरत, सृजन की धारा। तो ऐसे हमारे करुणा दीदी जी का और संदीप भाई जी का पुनः करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाबा ने साकार वाणियों में कई बार हमसे कहा है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हम बच्चों के लिए ही बनाई गई है और हमें ही इसका उपयोग आना है, चाहे वो स्व पुरुषार्थ में हो या सेवा अर्थ हो। तो इस स्टूडियो के माध्यम से हम ये सेवाएं बड़े लेवल पे कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा कि जो कोरोना का टाइम था 4-5 साल से, तो यज्ञ में हर रीति से साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑनलाइन सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है। तो इसमें हमारे इस नए स्टूडियो का बहुत बड़ा रोल होगा। और स्पेशली जो यूथ बीकेज है जो सेंटर पर आते हैं, जिन्होंने एकेडमिक्स में कहो या अपने जो भी ऑफिस से कॉलेजेस है उसमें जो भी ये स्किल्स सीखे हैं, वो उनके लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है कि वो अपने इस स्किल्स को, इस विशेषताओं को जो प्रभु देन है, उनको डायरेक्टली सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं बाबा के घर में और अपना भाग्य बना सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अ, मतलब आजकल तो अ, अभी जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो भी नई-नई सेवाएँ हैं, उनका संकल्प बाबा ही देते हैं और साथ ही साथ बाबा ही है जो उन्हें पूरा करते हैं। तो ऐसे ही इन सेवाओं के लिए बहुत सी अलग-अलग पैरामीटर्स कहो, क्राइटेरियाज़ कहो, अलग-अलग सेवाओं की आवश्यकता थी। तो उसमें मुख्य रूप से हमें जो वीडियोग्राफी रिलेटेड सेवा है, अ, तो उसमें चाहे कैमरास कहो या जो भी वीडियो रिलेटेड सेटअप है, उसके लिए हमें सेवाधारियों की आवश्यकता थी। तो इसके लिए बाबा ने जैसे प्रफुल्ल भाई जी को निमित्त बनाया। प्रफुल्ल भाई जी 1 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और उनका इसी शिवरात्रि पहला अलौकिक जन्मदिन है। तो हम उनका स्वागत करते हैं और इनकी ये विशेषता है कि इन्होंने उनके जो भी टेक्निकल स्किल्स है वीडियोग्राफी के, फ़ोटोग्राफी के, ये बाबा के घर में अभी तक बहुत यूज़ किए हैं। उन्होंने यहाँ पर एक 4 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने कैमरा के जो भी पैरामीटर्स या जो ऐसे ऑपरेट करना है, वो सबको सिखाया था। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सेवाएँ दी है एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर और वो बाय प्रोफ़ेशन फ़ोटोग्राफ़र हैं। उन्होंने बहुत से सीरियल्स जैसे फ़ेमस सीरियल से तारक मेहता या सीआईडी और इवन जो अवार्ड फंक्शंस है, आईफा अवार्ड्स और आदि, मतलब बहुत से अवार्ड फंक्शंस में भी फ़ोटोग्राफ़ी की है। तो वो हमें कैसे यहाँ पे स्टूडियो में उन्होंने कैसे कैमरा सेट किया, जो भी सेटअप है उन्होंने कम से कम प्राइस में और बहुत अच्छे क्वालिटी के कैमरास उनके कॉन्टैक्ट के आधार से सेट किए हैं। तो इससे यज्ञ की भी बहुत अच्छी धन की बचत हुई है। तो उन्होंने कैसे ये सेवाएँ की है और थैंक यू। ओम शांति। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा आकांक्षी बहन जी और अश्विनी दीदी को, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया पॉडकास्ट और स्टूडियो के इसमें ज्वाइन होने के लिए। और रही बात कैमरास की, तो वो तो मेरे फेवरेट्स है पहले से।
और हम जो कैमराज यूज़ कर रहे हैं, पहला गेस्ट कैमरा है विच इज़ 5D Mark III। दूसरा कैमरा है जो, थैंक यू, दूसरा कैमरा है जो इंटरव्यूअर के लिए यूज़ करने वाले हैं उसकी, और एक और कैमरा है सोनी। ऐसे हम 3 कैमराज यूज़ करने वाले फॉर द पॉडकास्ट। फॉर द वाइड कैमरा हम यूज़ करने वाले सोनी, गेस्ट कैमरे के लिए 5D Mark III, और इंटरव्यू के लिए 80D। हम लाइट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, लाइट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। This is what the face look like in the office light. Turn it up. Give me the main light. Turn on the field light. Add a rim light and background light. See the difference. This is what a face look like with professional lighting. इसको बोलते हैं की लाइट, यहाँ पे इसको बोलते हैं फील लाइट। ये बैकड्रॉप लाइट है, ये एम्बियंस लाइट है। सब्जेक्ट से कैसे लुकआउट करना है, कैसे हमको अपना पॉडकास्ट, इतनी छोटी सी जगह पे लिमिटेशंस है, तो हमको कैसे मतलब सब्जेक्ट को ब्यूटीफुल दिखाना है एक टाइम पे। सिर्फ कैमरा रखने से और स्टार्ट और स्टॉप करने से पॉडकास्ट नहीं बनता, या फिर कौन सा भी वीडियो नहीं बनता। उसके लिए फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है, कलर ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, एंड प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने लाइट्स का बहुत इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक एक शूट के लिए कम से कम 6 लाइट्स लगते हैं। तो हम वैसे है, यस, दीज आर द लाइट्स वी आर यूजिंग। सॉफ्ट बॉक्स, एम्बियंस लाइट, बैकड्रॉप लाइट, और ये जो लाइट है वो हम एम्बियंस के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे सब कैमराज और लाइट्स की सेवा मैंने संभाली है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी ये तो हो गया सेटअप के बारे में, लेकिन जो भी यहाँ पे कंटेंट बनेगा वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुँच सके, इसके लिए आवश्यकता होती है डिजिटल मार्केटिंग की। तो इसके लिए जो दीपक भाई जी है, जिन्होंने यहाँ पे पहले से ही बहुत समय से उन्होंने जो डिजिटल सेवाएं हैं या जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग की सेवाएं हैं, उन्होंने बाबा के घर में बहुत बार की है। साथ ही साथ उन्होंने अवेकनिंग चैनल पर भी अपनी सेवाएं दी है, और अभी भी वो मधुबन बेहद घर में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। तो इस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, चाहे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, या यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, इसके माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा आत्माओं तक पहुंच सकते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि कैसे ये सेवा हम आगे बढ़ा सकते हैं। दीपक भाई। ओम शांती। डिजिटल मार्केटिंगमुळे आपण म्हणजे प्रत्येक सोशल मीडियाचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, की आपण बघतोय की सगळ्यांकडे मोबाईल आहे. घरातल्या प्रत्येक 5 व्यक्ती असतील त्याच्यापैकी 3 व्यक्तींकडे मोबाईल आहे आणि ते सगळे म्हणजे वापर करतायत. जसं की Facebook आहे, WhatsApp आहे. सगळ्या यांचा वापर करतायत. आपण इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म आहे. भारतात 75 करोड लोकं इंटरनेट यूज करतायत. त्याच्यात YouTube झाले, Facebook झालं, Instagram झालं, रील्स वगैरे काही ना काही बघत असतात. सोशल मीडियाचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आहे, की नॉलेज शेअरिंग, बाबाची मुरली झाली किंवा काही नॉलेजफुल झालं ते लोकांपर्यंत सहज पोहोचू शकतो आपण. ग्रुप्स बनवून त्याच्याद्वारे पण आपण चांगलं शेअर करू शकतो नॉलेज. इमोशनली मेडिटेशन व्हिडिओज, इन्स्पिरेशनल म्हणजे असं हे आपण जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. इव्हेंटद्वारे पण आपण जास्त सेवा करू शकतो. अवेअरनेस क्रिएट करू शकतो. सोशल मीडियाचा अतिवापरामुळे पण लोकांवर वाईट प्रभाव होतोय, की जास्त स्क्रोलिंग करतात. त्याच्यामुळे झोप वगैरे हे होते. तर खूप निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पण होतात. त्याच्यात आपण आपलं म्हणजे बाबाच्या नॉलेजद्वारे पण चांगला इम्पॅक्ट, पॉझिटिव्ह व्हिडिओज, मेडिटेशन असं याच्याने सेवा करू शकतो. फेक न्यूज वगैरे पण सोशल मीडियावर लगेच स्प्रेड होतात आणि ॲडिक्शन पण होत चाललंय लोकांना. काही झालं की मोबाईलवर काय ब्लिंक झालं का लगेच मोबाईल बघतात. त्याच्यामुळे कामावर पण प्रभाव होतोय. 2023च्या IAMIच्या रिपोर्टनुसार 35% किशोरवयीन भारतीय ते चिंता उद्भवत. नेक्स्ट. सोशल मीडियाच्या वैयक्तिक आणि इंडिव्हिज्युअल आणि सायकोलॉजिकल लेवल एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट म्हणजे मोटिवेशनल व्हिडिओज वगैरे बघितल्याने त्यांच्यावर सकारात्मक प्रभाव होऊ शकतो आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट म्हणजे जास्त स्क्रोलिंग केल्याने त्यांना झोप वगैरे याचा त्रास होतो. आपण कोविडच्या काळात
पॉज फॉर पीस हे एक व्हॉट्सअप कॅम्पेनिंग केलं होतं. ते 2 लाख लोकांपर्यंत पोहोचलं होतं. त्याच्याने लोकांना चांगला इम्पॅक्ट झालं होतं. माइंडफुल ब्रेक्स हे झालं. रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सेवा. डिजिटल मार्केटिंग सेवाद्वारे आपण व्हॉट्सअपद्वारे तर सेवा करतोच आहे. व्हॉट्सअपद्वारे ग्रुप्स आहेत, त्याच्यावर सेवा, मुरली किंवा व्हिडिओज वगैरे आपण शेअर करत आहे. ते अजून लोकांपर्यंत कसं जाऊ शकतो, त्याच्यामुळे आपण व्हॉट्सअप, यूट्यूब चॅनल्स वगैरे आपलं क्रिएट करून जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. आपले जे इव्हेंट्स वगैरे कार्यक्रम होतात, ते पण आपण शेअर करू शकतो लोकांपर्यंत. जसं की सोशल मीडिया कॅम्पेनिंग करून माइंडफुल मंडे, स्पिरिच्युअल संडे असं कॅम्पेनिंग करू शकतो. आपण आता मोठ्या कंपन्या असतात, त्यांचे पेजेस असतात. म्हणजे आता आमचं पाटील ऑटोमेशनचं पेज आहे, त्याच्यावरून म्हणजे त्यांना कस्टमरला कसं आपण हे करू शकतो इंटरॅक्ट. तर तसं आपण पण त्या सेवा असं थीम माइंडफुल मंडे, स्पिरिच्युअल संडे असं थीम घेऊन लोकांना ते पोहोचू शकतो. व्हॉट्सअपद्वारे पण आपण ब्रॉडकास्टिंग करू शकतो. इव्हेंट लाईव्ह स्ट्रीमिंग पण करू शकतो. आपलं जसं की आता चालू आहे प्रोग्राम, हा पण लाईव्ह पण भरपूर लोक बघ. केस स्टडीज ऑफ बीके डिजिटल सेवा. जसं की शिवानी दीदींचं युट्यूबवर चॅनल आहे, ते त्याला 10 लाख सबस्क्रायबर्स आहेत आणि ते हो सॉरी 1 कोटी आणि ते ग्लोबली लोक बघतायत. जसं की ते कोविडमध्ये पॉज फॉर पीस कॅम्पेनिंगने 2 लाख लोकांपर्यंत आपण पोहोचलो होतो. आपलं राजयोग ॲपद्वारे पण हजारो लोकांपर्यंत आपण पोहोचलो. म्हणजे बाबाचं जे नॉलेज आहे ते डिजिटली आपण लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजे आपण आता सेवा परिचय वगैरे आपण नेहमी काहीतरी प्रोग्राम असतात. शिवजयंती असते, तर आपण कार्यक्रम करतो, त्याच्याने परिचय वाटतो. पण हे डिजिटली आपण लोकांपर्यंत हे स्प्रेड करू शकतो. कॅम्पेनिंग्स वगैरे करून. पण एक ग्रुप बनवून ती सेवा करू शकतो. बाबाचं नॉलेज म्हणजे आता 18 तारखेच्या मुरलीत पण आलं होतं, की बाबाचं नॉलेज सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजे मोबाईलद्वारे, सोशल मीडियाद्वारे आपण सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. बाबाचं नॉलेज प्रत्येकापर्यंत पोहोचू शकतं. ओम शांती. माझं म्हणजे आता डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चालू आहे. त्याच्यात अजून आपल्याला कशी सेवा करता येईल, ते त्याच्यावर अजून आपण मधुबनचं म्हणजे ते एक आपलं ते ह्याचं सेवा नाही का? नाही त्याच्या हो, त्याचं पण केलंय. ॲडव्हर्टायझिंगचं थोडं केलं होतं आणि एक नाही गॉडलीवूड स्टुडिओ नाही. तिथं अ, वंदना दीदी आहेत ना, त्यांचे आणि आपलं पण हुबळीचे जे म्युझियम आहे ना, त्याचे पण व्हिडिओज ची सेवा होती एडिटिंगची. तर ते करायला गेलो होतो. हे आता डिजिटल वंदना म्हणजे असे भरपूर स्टुडिओ आहेत तिथं मधुबनला. ते त्यांनी एक त्यांचं एक डिपार्टमेंट आहे व्हिडिओ. म्हणजे ते व्हिडिओ शूटिंग वगैरे पण करतात. ते झिगझॅग अवतरण होतात ना, ते पण शूट करतात दीदी. मग स्वप्नील भाईंनी असं मला कॉन्टॅक्ट नंबर दिला होता. मी एकदा कॉन्टॅक्ट केला, तर त्यांनी सेवा दिल्या होत्या. मग 2दा मी मधुबनला पण गेलो होतो सेवेसाठी. एकदा 15 दिवस आणि एकदा 2 दिवस गेलो होतो. हो सॉरी. थँक्यू. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हमने जैसे कि जाना कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कम टाइम में ही बहुत सारी आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो सेटअप के अलावा स्टूडियो में ऑडियो सेटअप की भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बाबा ने निमित्त बनाया सुशील भाई जी को। उन्होंने ऑडियो डिपार्टमेंट जो बेंगलोर में है, उन्होंने बहुत सी सेवाएँ की है एज़ अ म्यूज़िक एंड ऑडियो प्रोड्यूसर। जो एक कन्नड़ा एल्बम भी रिलीज़ हुआ था दादी रतन मोहिनी जी के द्वारा डायमंड हॉल में, तो उसके भी वो प्रोड्यूसर थे। तो ऐसे उन्हें इस फील्ड में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो वो हमें बताएँगे कि कैसे ऑडियो डिपार्टमेंट के थ्रू भी यहाँ पे कैसे हम सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या-क्या नवीनता ला सकते हैं। सुशील भाई जी। ओम शांति। ऑडियो डिपार्टमेंट का जब भी बात आता है तो मुझे तो इस्माइल भाई की याद आती है। वो बहुत किस्सा फेमस है।
दीदी जी को तो पता ही होगा कि जब कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा की जो रिकॉर्डेड मुरलीज है वो फर्स्ट क्लास हाईएस्ट लेवल ऑफ मुरली है। तो वो मुरली सुनने के लिए रिकॉर्डर नहीं था उनके पास। तो उन्होंने उनके पास जो गाड़ी थी जिससे वो सेवा करते थे वो गाड़ी बेचने के लिए निकाली। और जब जानकी दादी को पता चला तो जानकी दादी जी ने बोला कि जानकी दादी जी ने ब्रह्मा बाबा को बताया कि आपका बच्चा आपके मुरली के लिए गाड़ी बेचने के लिए जा रहा है। तो जब बाबा को पता चला तो बाबा ने जर्मन से एकदम नए दो जो टेप रिकॉर्डर थे वो खरीद करके एकदम नए मॉडल, एक पूना को, शायद मीरस आपको पता होगा कहाँ भेजा है, मुझे नहीं पता है, दूसरा नारायणगांव को भेजा था। तो इससे पता चलता है कि बाबा के ज्ञान में साधनों का कितना इम्पोर्टेंस है ना। लेकिन जब मैं बचपन में मैंने एक किस्सा सुना था और थोड़ा बड़ा होकर के मैंने सोचा कि वो टेप रिकॉर्डर कहाँ है पूछे, तो बचपन में तो डेयरिंग नहीं हुई किसी को पूछने की। बड़ा होने के बाद मैं पूछता था कहाँ है, किसी को भी पता नहीं रहता था। तो मैंने सोचा छोड़ो इसके पीछे थोड़ा ढूंढूं। तो ऐसा पता चला कि एक समय ऐसा आया कि वो टेप रिकॉर्डर को बेच दिया गया क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा बाबा की चीजें हिस्ट्री हॉल में हमने कितनी संभाल के रखी क्योंकि यादें जुड़ी हुई है। तो ऐसा क्या था कि टेप रिकॉर्डर को उन्होंने रखा नहीं संभाल के। तो ऐसा लगता है कि उस समकालीन समय के जो लोग होते हैं उनको वो टेक्नोलॉजी या फिर वो चीज का महत्व नहीं होता है, बाद में उसका महत्व पता चलता है ना। ऐसे ही जो आजकल जो सोशल मीडिया का यूज करना, इसका महत्व धीरे 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 हमारे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, तो हम देख रहे हैं कि चिंचवड़ में तो सभी इंजीनियर्स ही है। और लॉकडाउन में जो सबसे पहली सेवाएं कहा कहा हुई होंगी पूना में, तो मीरा सोसाइटी में जगदम्बा में तो हुई, उसके बाद चिंचवड़ में बहुत जल्दी शुरू हुई। मुझे याद है कि कुमार करे कमाल का जो हमने श्रृंखला शुरू की थी बहुत फेमस हुई थी। तो उसका पहला जो ट्रायल था वो चिंचवड़ में हुआ था। और चिंचवड़ से वो डायरेक्ट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक गया था, पूरा राष्ट्रीय लेवल पे वो फेमस हो गया था। तो मुझे याद है कि कोई चीज़ की अगर पहल हम करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है ना। और स्टूडियो का जब बात आता है तो हमको क्या याद आता है, किसको किसको क्या याद आता है? गॉडलीवुड याद आता है। और किसी को कुछ याद आता है? हाँ, यज्ञ का पहला स्टूडियो कहाँ था पता है किसी को? यज्ञ का पहला गाना किसी को याद है, पता है? हाँ जी। हाँ, नहीं पता, कौन बताएगा? दीदी छोड़ के, हाँ आप बताओ। वेरी, उसका स्टोरी ये था, मुझे ठीक से वो जो संगीतकार गीतकार थे उनका याद ठीक से नाम नहीं याद नहीं है। शायद ओम व्यास या ओम जी ऐसा कुछ नाम था उनका। तो वो हमारे यज्ञ के संपर्क में आए, बाबा के बहुत करीब आए थे। तो अच्छे वो लिखते भी थे और गाना कंपोज भी करते थे। तो उन्होंने रमेश भाई का ये युक्ति है, माना आज रमेश भाई की भी मुझे बहुत याद आती है। तो रमेश भाई जी के घर में वो गाना रिकॉर्ड किया गया और उसके लिए बहुत सारे दिन गए क्योंकि जो कविता लिखी गई थी वो कविता के रूप में थी, कविता और गीत में फर्क होता है ये भी पता नहीं था। तो ये वहाँ पे वो पहली रिकॉर्डिंग हुई और वो स्टूडियो का उधर से शुरुआत हुई। आज कितने हजारों गाने हैं अपने पास और कितनी सोशल मीडिया में आज इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि ये स्टूडियो भी ऐसे ही सेवा करे। ओम भाई थोड़ा नेक्स्ट, मुझे बताया गया है कि मेरा खुद का परिचय सभी को पता है लेकिन ऑडियो रिलेटेड आपका जो भी परिचय है वो भी दिया दे दो। आपने तो थोड़ा दिया है, फिर भी मैं शॉर्टकट में थोड़ा बताता हूँ, आप आगे ले लो। मैंने 1 साल तक ही मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख पाया था। नेक्स्ट। और उसके बाद जो दीपक भाई जी है इन्होंने सभी तरफ ट्रेनिंग दी है, माना नॉट ओनली ट्रेनिंग, सेवाएं दी है। अपना जो राहटनी के पास स्टूडियो है वो भी सेटअप करना हो, मधुबन का रेडियो मधुबन सेटअप करना हो, यज्ञ में कहीं भी प्रॉब्लम आता है ऑडियो का तो इनको बुलाया जाता है। और खास करके जो अपना डायमंड हॉल है, डायमंड हॉल में भी कुछ अगर चेंजेस करने हैं या फिर
सजेशन चाहिए तो इनसे लिया जाता है। तो इनका एक ट्रेनिंग हुआ था, वो 10 दिन का ट्रेनिंग था, तो वो थोड़ा मैंने अटेंड किया था, तो इनके कारण मुझको इसमें और रुचि बढ़ी और आगे। तो बाद में इसका भी थोड़ा बहुत सुंदर अनुभव था कि सोशल मीडिया के द्वारा सैकड़ों ऐसे प्रोग्राम ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हमने किया, और उसमें खास करके अपना जो करुणा दीदी जी के द्वारा अपने यहाँ पे परिवारिक के लिए पारिवारिक एक प्रोग्राम हुआ करता था। तब दीदी बोला करती थी कि ये ऐसा करो वैसा करो, वही आइडिया देती थी हमेशा। और हमको लगता था कि हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास साधनों की कमी है। और तब लॉकडाउन भी था, तो बहुत सारे दुकान वगैरह भी बंद हो जाते होते थे, साधन भी इतने नहीं थे। लेकिन तब रुचि और बढ़ी हमारी, ऐसा है। नेक्स्ट। और थोड़ा मुझको लाइव जो इवेंट्स होते हैं उसका भी अनुभव है। कुछ एक शिवानी दीदी जी के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे, तो उसमें मुझको कुछ एक टीम्स दी थी सेवाधारियों की, उसको संभालने का सेवा दिया था। नेक्स्ट। और उसके बाद ऑफिशियली मुझको बना, जो वहाँ के जोन्स थे वहाँ पे एक टीम ही थी हमारी 10 सेवाधारियों की। कहीं भी प्रॉब्लम होता है जोन में तो ऑडियो का रिलेटेड तो हम सेवा करते थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और नेक्स्ट। तो एक एल्बम भी, एक ये इसका बड़ा सुंदर किस्सा है। 20 साल से कन्नड़ में कोई गाने नहीं बने थे, तो हमने सोचा कि 20 साल से कोई भी गाना नहीं आया है, तो हमने हमारे जो जोन इंचार्ज थे तब के पद्मा भाई जी से परमिशन ली और एक एल्बम बनाया था, जो कि 2019 में रिलीज हुआ था। और दादी जी के कमल हस्तों से उसको रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट। तो आज भी वो गाने अवेलेबल है यूट्यूब पे। पीछे आगे 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 यूट्यूब पे, साउंड क्लाउड पे और सीडी के रूप में भी वो अवेलेबल है। नेक्स्ट। ठीक है, परिचय काफ़ी हो गया। थोड़ा रेडियो मत अपना जो रेडियो शिवनेरी है उसमें भी जॉकी का भी सेवा मिला था। नेक्स्ट। हाँ ठीक है। तो कैमरा के बारे में भाई जी ने थोड़ा प्राइस वगैरह बता दिया। एक्चुअली देखो, हमने भी जब सोचा कि अभी शुरू करना है, तो कैमरे ही 5-5 लाख के थे, 2-2 लाख के थे। तो हम सोच रहे थे कि कैमरा नए ले क्या करे। तो राजू भाई जी की हमको याद आ गई। राजू भाई जी ने जब शुरुआत में प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक एक 10 करोड़ का एक होता था वो मशीन, तो वो नहीं था। तो राजू भाई जी ने बहुत युक्ति चला करके उन्होंने भी सस्ते में जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वो लिया था। जो 10 करोड़ का था वो 1 करोड़ में ले लिया था। तो उस एग्जाम्पल से, उस उदाहरण से मुझको थोड़ा प्रेरणा मिला। नॉट ओनली मी, सॉरी, दीदी जी को सभी का परमिशन से हमने वो कैमरा, सस्ते वाले कैमरा, अच्छे क्वालिटी के कैमरा भी ले लिए। ये पूरा नेक्स्ट कर दो, ये पूरा प्रफुल्ल भाई जी का डिपार्टमेंट है। हाँ, सिर्फ थोड़ा बैक ले लो। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्पीड में बताया। यहाँ पे कोई कोई आकर के पूछते, ये आज का जो सेशन है इसीलिए है प्रोग्राम, कि सबको पता चले कि स्टूडियो का यूज कैसे है और क्या है ना। सभी को लगता है कि बन तो रहा है, क्या है, तो ठीक से पता चले इसलिए बता दे कि स्टूडियो में अपने कम से कम 10 अलग अलग प्रकार के लाइट एट अ टाइम चलते हैं। उसमें जो सामने वाले उन्होंने बताया कि जो मेन लाइट होते हैं, जिसको शायद की लाइट बोलते हैं, और दूसरा होता है फील लाइट। तो हमने सामने की लाइट लगाया है और एक फील लाइट भी लगाया है। ऊपर में जो लटक रहे हैं उसको रिम लाइट बोलते हैं या फिर हेयर लाइट बोलते हैं। और पीछे बैकग्राउंड का भी लाइट है। और पीछे में हमने प्रैक्टिकल लाइट्स भी डाले हैं लैम्प के रूप में। किसी किसी को लगता होगा कि ये श्रृंगार के लिए या फिर ये डेकोरेशन के लिए लगा है। डेकोरेशन एक वन ऑफ द रीजन है, डेकोरेशन इज है, लेकिन वो जो फील आना चाहिए 3D, जिसको प्रैक्टिकल में लाइव चल रहा है ऐसा लगना चाहिए, इसके लिए वो प्रैक्टिकल लाइट लैम्प के रूप में 2 लगाए जाते हैं। और नीचे में कलरफुल, माना उसमें जो चाहे वो कलर का लाइट लग सकता है, ऐसे 2 लाइट लगाया है, उसको एम्बियंस लाइट बोलते हैं या फिर बैकग्राउंड लाइट बोलते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार के लाइट एक ही टाइम में चलेंगे। आगे और आगे, आगे लीजिए। और ओके, ये भी जैसे उन्होंने, ये भी सभी का सोच समझ करके ये बनाया है, ताकि इसमें भी जो भी अगर कोई हमारा प्रोग्राम देखे भी तो पीछे ज्ञान युक्त तो कुछ तो दिखे, उनको क्यूरियोसिटी बढ़े, इसलिए ये प्रॉप्स बनाए हैं। और कलर भी ऐसा डार्क इसलिए लिया है क्योंकि हम बहुत जन
सभी बाबी के जो बाबा के बच्चे हैं वो वाइट ड्रेस में रहते हैं, इसलिए कलर ऐसा डार्क चुना गया है। ठीक है। और ये ऊपर में दो बैकड्रॉप्स है, इसमें ग्रीन कलर है ताकि अगर आपको लगे बैकग्राउंड में आपको समुंदर दिखाना है या फिर कुछ भी दिखाना है, आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए वो ग्रीन स्क्रीन है। और उसके पीछे एक वाइट स्क्रीन भी है, आपको अगर ग्रीन लगाना है तो ग्रीन भी लगा सकते हैं, व्हाइट लगाना है तो व्हाइट भी लगा सकते हैं। व्हाइट का फायदा ये है कि आप जो चाहे वो कलर व्हाइट पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एम्बियंस लाइट है, बैकग्राउंड लाइट है, वो कोई भी कलर का चेंज हो सकता है, हजारों कलर उसमें चेंज कर सकते हैं और हजारों प्रकार के बैकग्राउंड हम रख सकते हैं, इसलिए वो व्हाइट लाइट रखा है। ठीक है। और नेक्स्ट, तो एम्बियंस लाइट से ऐसे एम्बियंस बनता है जैसे इधर दिख रहा है कि अलग अलग कलर है और अलग अलग कलर का एम्बियंस बन रहा है, तो वो भी उसमें होगा। आगे आगे। हाँ, तो ऑडियो का जो है उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। ऑडियो के लिए ही अपना सबसे ज़्यादा समय ऑडियो में ही गया है। हमको हर एक तरफ से फीडबैक आए, हमको तो लगा कि आपका ऑडियो का बन गया होगा, स्टूडियो रूम तो बन गया होगा 2-4 महीने पहले ही। लेकिन नहीं, इसके लिए 2-3 महीना लगा। कारण ये है कि अगर हम बाहर में अगर ऑडियो का अगर सर्विस करने के लिए देते हैं, तो प्रफुल्ल भाई तो उसी इंडस्ट्रीज से है, और जो अपने पास ऑडियो के लिए सबसे ज़्यादा आज जो सेवा की है जिसने, तो सूर्यवंशी भाई है। उन्होंने कहा कि ये बाहर अगर देंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बाहर देंगे, तो कम से कम 1200 लेकर 1500 तक का स्क्वायर फीट का सिर्फ वॉल का खर्चा आएगा। तो 2-3 लाख 3-4 लाख तो सिर्फ ऑक्यूस्टिक का खर्चा आ रहा था। तो सब मिला करके स्टूडियो अगर बनाना है, नॉर्मल अच्छा वाला स्टूडियो बनाना है, इतने छोटे रूम में बनाना है, तो कम से कम 10 से 12 लाख तो मिनिमम आने वाला था अगर हम बाहर किसी को देते थे। लेकिन बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि के साथ साथ अलग अलग ये भी दिया है, स्किल्स भी दिया है। तो ये जो नॉइस कैंसलेशन के लिए, नॉइस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वीडियो कितना भी अच्छा हो, आवाज ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे, तो आगे, तो हमने अच्छे वाले माइक लगाए हैं जो डायनामिक माइक होते हैं, इम्पोर्टेड क्वालिटी की है, एसी इलेक्ट्रॉनिक्स के। नेक्स्ट, और ऑडियो इंटरफेस एक ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा एम्पलीफायर होता है और मिक्सर हम आपने देखा होगा प्रोग्राम्स में, लेकिन स्टूडियो में अलग प्रकार का मशीन होता है, उसको कहते हैं ऑडियो इंटरफेस। वो क्या करता है कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में जितने भी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं, आपका मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होगा, रेडियो में भी रिकॉर्डिंग होगा, इधर भी रिकॉर्डिंग होगा कंप्यूटर पे, लेकिन सभी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में स्टूडियो लेवल का हाई फिडिलिटी जिसको बोलते हैं, वो रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑडियो इंटरफेस कर सकता है, एज इट इज में कर सकता है, बहुत हाई लेवल पे वो कर सकता है। इसलिए ऑडियो इंटरफेस अपने पास अभी एक है और आगे में अपग्रेड भी करने वाले हैं, तो वो भी है आपके स्टूडियो में। और नेक्स्ट, ये इसलिए बता रहे कि आके हमेशा पूछते नहीं ये क्या है वो क्या है, इसलिए आज बता रहे। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अभी ये जो है साउंड प्रूफिंग और रूम एक्रोस्टिक, ये दोनों में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साउंड प्रूफिंग का अर्थ ये होता है कि बाहर से आवाज अंदर नहीं आना चाहिए, और एक्रोस्टिक का ये अर्थ होता है कि अंदर का आवाज घूमना नहीं चाहिए, अलग अलग उसमें ये रिवर्ब नहीं आना चाहिए, इको नहीं आना चाहिए, और उसमें कोई भी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें ध्यान दी जाती है। तो रूम अकोस्टिक्स में क्या किया जाता है, जो भी हम उच्चारण करते हैं वो साउंड वेव्स टकरा करके फिर वापस माइक में ना आए और रिकॉर्ड ना हो, इसलिए साउंड प्रूफिंग किया जाता है। इसके लिए पैनल्स यूज किए जाते हैं। पैनल्स अर्थात हमने रॉकुल्स के पैनल, बहुतों को लगता है साउंड एक्रोस्टिक क्या बड़ी बात है, वुड लगा दो। हमको बहुत लोगों ने बोला कि प्लाईवुड लगा दो, इतना क्या है उसमें मुश्किल होता है। किसी ने आकर के बोला अरे क्या है उसमें, थोड़ा तो तोड़ दो और उधर दीवार बना दो सीमेंट का, ये क्या चल, और बहुतों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है ना। तो इसका कारण ये होता है कि अंदर का आवाज एब्सॉर्ब होना चाहिए, और एब्सॉर्बिंग मटेरियल, जो साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल है, बेस्ट जो माना जाता है वो होता है जियो उल, नहीं तो ग्लास उल, और उसके बाद आता है रॉक उल, और उसके बाद भी बहुत है, फोम भी आता है। लेकिन जो साउंड वेव्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फोम वगैरह एब्सॉर्ब नहीं करता है। इसके लिए हमने
सस्ता वाला और बेस्ट ऑप्शन चुना है रॉकुल। रॉकुल से भी कॉस्टली मटेरियल आता है, लेकिन हमने रॉकुल के पैनल लगाए, कम से कम 4 इंच के लगाने चाहिए, हमने 1 इंच जगह बचाने के लिए 3 इंच का लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट। जो भी अंदर देख रहे हैं ना आप कलर कलर वाले, वो डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, साउंड के लिए बनाया है। नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें एक तो एक्रोस्टिक के बारे में बताया, दूसरा होता है साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग में बाहर से आवाज अंदर ना आए, इसलिए हमारे चेतन भाई ने बहुत छोटे छोटे जगह पे लीकेज थे वो भर दिए, वो अंदर 3-4 लेयर हमने लगाए हैं, अब बाहर का आवाज ना। मास लोडेड विनाइल कहा जाता है। ये मास लोडेड विनाइल जो होता है बहुत हेवी होता है, ये कम से कम 2 टन पर क्यूबिक मीटर होता है, माना 2100 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। तो इसका जो शीट होता है, आप अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर का भी शीट उठाएंगे तो वो भी 5 केजी का होता है। तो ये लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये सभी हमारे सेवाधारियों ने अकोस्टिक का लगाया है। तो इन सभी खास करके जो अकोस्टिक के पैनल बनने थे, और उसका जो राइट फ्रॉम उसके लिए जो कारपेंट्री वर्क है, फिर थोड़ा डिजाइनिंग वर्क है, फिर उसके लिए क्लॉथ्स है, पर सब चीज़ें अभी सभी हमारे सेवाधारियों ने, सभी भाई बहनों ने किया है, और बहुत ने इसमें मदद किया है। नाम नहीं बताएंगे, कम से कम 10-15 नाम हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन मुश्किल मुश्किल जो काम है वो अपने सूर्यवंशी भाई ने किया है, धर्मेंद्र भाई जी ने जो सबसे मुश्किल काम थे, चेतन भाई ने भी बहुत डिफिकल्ट वाला काम जो था, छोटा छोटा सा होल वो पिक फुल करने का, ये बहुत इन्होंने सभी ने रात दिन लगा करके मेहनत किया है। तो ऐसा इसमें ऑडियो सेटअप है। बाकी दीपक भाई जी पहली बार आज बात किया है उन्होंने, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। तो भले ही मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बन रहा हूँ या फिर थोड़ा बहुत बना हूँ, लेकिन थोड़ा उनको पहली बार है था तो ठीक से बता नहीं पाए, लेकिन मैं कुछ एक बातें बताऊंगा। अ, आप डिजिटल मार्केट हम जो भी बना रहे हैं लोगों तक पहुंचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे हमारे पास इंजीनियर्स है, वो फ्यूचर में यूज करेंगे हम उनको सेवा के लिए। उसमें क्या होता है, अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल अभी एजुकेशन विंग रिलेटेड हमने कोई वीडियो बनाया है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ चिंचवड़ के या फिर पिंपरी चिंचवड़ के सभी स्कूल्स को ये पहुंचे, जो स्कूल्स के जो टीचर्स है उनको उसका मटेरियल पहुंचे, सिर्फ उनको ही पहुंचे, बाकी किसी को नहीं पहुंचे। तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, और उसमें अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो आपको लगा तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर सभी ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। अभी समझो बिजनेस विंग रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड हमने कोई वीडियो बनाया है, कोई मटेरियल है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ उनको पहुंचे वो, तो सिर्फ उनको पहुंचाने के लिए सिर्फ उनकी ईमेल आईडी, उनके नंबर हम करा सकते हैं। यूट्यूब में भी ऐसे सेटिंग करा सकते हैं कि ये स्पेशल जो इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं वही हम उस वीडियो को देखें। अभी तक हम जो वीडियो बनाते थे, यूट्यूब में बनाते थे, उसको सब्सक्राइबर नहीं मिलते थे, ज़्यादा लोग नहीं देखते थे। कारण ये था कि हमको ये टेक्निक्स नहीं पता थी। लेकिन अभी ये जो डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक है, इसके थ्रू हम टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लाखों में, ऐसा होता है ना, हम पर्चे बांटते, पर्चे कितने बांटते, लाखों को बांटते हैं, उसमें से लेते कितने हैं, कम लोग लेते हैं, पढ़ते बहुत कम लोग हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस तक ही हमको उनको टारगेट करना है। ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर लोगों को ढूंढ करके हम ये जो कंटेंट है पहुंचा सकते हैं, और इसी रिलेटेड जिनको इसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, सिर्फ उनको ये वीडियो जाएगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स आए हैं। फ्यूचर में उसके बारे में कभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर से दीपक भाई या फिर ओम भाई और कोई अच्छा से समझाएंगे तो सभी को समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बाबा के बाबा को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम सभी को सेवा का ये चांस दिया है, और खास करके करुणा दीदी जी और अश्विनी दीदी जी, आकांक्षा दीदी, इनका मुझे लगता है बहुत विशाल बुद्धि है, और कैसे कहते हैं, 2 कदम आगे की सोच है ये। तो हर एक सेंटर में स्टूडियो वगैरह होता नहीं है, तो पूरे भोसरी में अपना एक स्टूडियो बनाया है भोसरी के सभी सेंटर्स के लिए। तो ये बहुत आगे की और बहुत अच्छी पहल है, ऐसा मैं समझता हूँ।
और इसी के साथ सभी को थैंक यू। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक्स। अभी जैसे हमने देखा कि इस सेटअप स्टूडियो के सेटअप में बहुत सारे सेवाधारी इन्वॉल्व थे। बाबा ने बहुतों को निमित्त बनाया, लेकिन इनको मोटिवेट करने वाले, इनको कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाने वाले जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं, दीदिया आकांक्षा बहन जी, फिर अश्विनी दीदी जी, तो इन्होंने सबको बहुत मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। तो अभी आकांक्षा बहन जी हमें विस्तार से बताएंगे कि स्टूडियो का क्या पर्पस है, इससे हम कैसे सेवाएं आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे सुचारू रूप से सेवाएं कर सकते हैं। आकांक्षा दी। ओम शांति। तो एक्चुअल में स्टूडियो की ये पार्श्वभूमि है। आप में से कई सारे हैं जो पिछले 3-4 साल में यहाँ बैठे वो ज्ञान में आए हैं। लेकिन हम सभी को ज्ञात है कि पैंडेमिक पीरियड जब चल रहा था तो उस समय तो एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक ही दिन में सब कुछ बंद हो गया, जो जहाँ है वहाँ अटक गया। और हम बहनें तो इमेजिन नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप सभी तो ठीक है 4 लोग 5 लोगों के परिवार में रहते हैं, लेकिन हम तो 2 ही है सेंटर में और दिन भर कोई नहीं आने वाला है। है ना। तो आप सोच सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन आई कि 2 ही बहनें मुरली सुन रही है, अब कौन पढ़े कौन सुने। तो मैं और दीदी बाहर बैठे थे और एक बार ऐसा हो गया पूरा घर लॉक हो गया। और उस समय भी हमारे धर्मेंद्र भाई है, उन्होंने फिर पीछे से बाबा का रूम खोला और दोनों बहनें एक ही मोबाइल बाहर, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा भी था कि जो हमने देखा कि लोगों का कितना महत्व है और उस पालना को हम सभी मिस कर रहे थे। और फिर अचानक से पता चला कि जूम से हम मिल सकते हैं। और फिर दीदी जी ने उस समय जो हम सभी को पालना दी, मतलब इस लेवल की वो पालना थी कि सबको एक साथ इकट्ठा परिवार दिवस मनाना, महीने में एक बार मिलना। तो काफ़ी सारे ऐसी गीता पाठशाला की माताएं या ऐसे बोलती थी आकर के कि ऐसे तो हम इतना फुर्सत से नहीं मिल पाते, क्योंकि हर बार तो हम किचन वाली माताएं ये सब प्रोग्राम में तो बहुत बिजी होती है, लेकिन जो दीदी जी को हम सुन पाते हैं, रोज की मुरली सुन पाते, तो वो बहुत अच्छी लगती। हाँ ठीक है, हम मधुबन की सुनती है, लेकिन हमारे सेंटर की, हमारे भोसरी की मुरली हम सुने तो वो एक अलग अनुभव है। और वहाँ से फिर वो ऑनलाइन सेवा शुरू हुई। ऑनलाइन सेवा का बीकेएस के लिए तो है ही महत्व, लेकिन नॉन बीके अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सारे कंपनीज में, स्कूल कॉलेजेस में पैंडमिक में जो ऑनलाइन सेवाएं शुरू हुई अब तक वो चल रही है। आपको बता दूं, हमारे पास श्रीपाद भाई बैठे हैं। ऑनलाइन जो सेवाएं शुरू हुई, पुणे के काफ़ी सारे स्पीकर्स उसमें यूज़ हुए। संदीप भाई जी का एक सेशन हुआ, तो उसमें लगभग अभी 25 सेशन हुए हैं। और इतनी वो सुंदर सेवा चल रही है। शिवानी दीदी की एक वहाँ पर सेशन हुआ ऑनलाइन सेवाओं के कारण। तो ये सब जब आगे बढ़ा तो उसी दौरान फिर वो धीरे धीरे फिर ऑफलाइन सेवाएं बढ़ती गई। फिर ऐसा संकल्प था कि बाबा के बच्चों के लिए चिंचवड़ में कोर्स रूम और बाबा रूम एक ही है, और वो भी छोटा सा गैलरी वाला रूम है। तो बहुत दिक्कत होती थी कि रोज का योग नहीं हो रहा है सबका। और फिर हम दोनों बहनें सोच रही थी कि स्टेज को बाबा रूम बना दे, जब चाहे तब उसको खोले पर्दे को और फिर उसको स्टेज बना दे। और जैसे बाबा का प्लान होता है, तो बाबा ने अचानक से, उन्होंने वो बहुत सुंदर प्लान बनाया कि पीछे आपका स्टेज भी रहेगा और पीछे कोर्स रूम बाबा रूम अलग अलग भी होगा। फिर प्रॉपरली उसको डिज़ाइन किया। और बाबा को करवाना था तो सोसाइटी वालों की भी परमिशन उसके लिए मिल गई। जो बाहर का ये हुआ तो आप सभी तो खुश है ही कि बाबा का नया कमरा हमें मिला। अब जो पुराना कमरा था, तो उस समय से ही दीदी जी, संदीप भाई जी बोल रहे थे कि चाहे तो गेस्ट रूम को स्टूडियो बना दो, लेकिन फिर गेस्ट रूम एक ही है, कोई गेस्ट आए तो ऐसा भी था। तो वो मन पे तो दोनों ही बहनों ने हमने नहीं लिया था। लेकिन फिर जब ये रूम खाली हुआ, पुराना बाबा का रूम, तो फिर वो स्टूडियो के लिए यूज़ हो गया। और जैसे वो जब से बना है तो काफ़ी सारों के अलौकिक जन्म, अलौकिक पालना कोर्स की जो है वो उस रूम से हुई, वैसे ही अभी स्टूडियो के रूम के द्वारा ये पालना आगे बढ़ती रहेगी। तो इस स्टूडियो को वैसे यूट्यूब चैनल को तो नाम देंगे, लेकिन ये स्टूडियो जो है ये ना ऑडियो स्टूडियो है, ना वीडियो स्टूडियो है, ना वीडियो ऑडियो स्टूडियो है, ना म्यूजिक स्टूडियो है सिर्फ गीत गाने का। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो है। कंटेंट क्रिएशन का अर्थ ये है कि अच्छा कंटेंट, कंटेंट इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हम लोगों तक पहुंचाएं। और आजकल कंटेंट का बड़ा महत्व है। और आजकल अगर हम बाहर की दुनिया की बात करें तो लोग फेमस होने के लिए
पैसा कमाने के लिए बहुत सारा गलत कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो जब तक सूझ बूझ आती है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये अवेयरनेस जब तक आता है तब तक उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, चाहे हमारे युवा हो बच्चे हो। तो क्यों ना हम, अगर दुनिया को आदत है कि वो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते हैं, हम बिकेज ही नहीं रह पा रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको एक अच्छा कंटेंट का एडिक्शन लगाए। तो ये सोच हम सभी चला सकते हैं कि अच्छा कंटेंट कम समय में और अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा हम कैसे दे सके। तो ये अभी आपको हम थोड़ा चंद शब्दों में बताना चाहेंगे। तो इसकी निर्माण क्यों हुआ, तो भौतिक सीमाएं जैसे जो संकल्प था बाबा ने संदीप भाई जी के द्वारा दिया, तो शायद वो भी यही सोचते होंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे, लेकिन आज स्टूडियो के उधर जाकर के वो रखेंगे हमारे सबके बीच में। तो भौतिक सीमाओं से परे हम आत्माओं तक पहुंच सकते हैं, हद से बाहर सेवा हम कर सकते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा और ध्यान को बढ़ावा दे सकते हैं, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत कर सकते हैं। इसके पीछे जो भी सेवाधारियों की टीम होगी और बाकी भी जो जुड़ेंगे, तो उनको हम सहयोग दे सकते हैं। सेवा केंद्र के लिए लाभ ये होगा कि जैसे मुरली तो है ही, लेकिन बाकी भी जो आध्यात्मिक बातें हैं वो सब तक बड़े लेवल में पहुंचेगी। कार्यक्रम और जो भी अच्छी अच्छी कार्यशालाएं हैं, तो उनका उच्च गुणवत्ता वाला रिकॉर्डिंग होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सभी को समय नहीं मिलता है कि हम सबको पर्सनली पालना दे पाए, और उनको चाहिए होता है कि हमको कोई 10 मिनट का मेडिटेशन दे लो, इस टॉपिक पे हमको 10 मिनट का कुछ दे दो। तो अब ऐसे समय में अगर अच्छा मटेरियल हमारे पास है तो वो हम दे सकते हैं। प्रभु रतन कॉन्टेस्ट में हम कैटेगरी, जो मेडिटेशन कमेंट्री की कैटेगरी थी, उसके हम जज रहे, रमा बहन रहे। तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मेडिटेशन कमेंट्रीज आई, लेकिन उसमें फर्स्ट और सेकंड प्राइज जिनको मिला, बोरिवली सेंटर का था, तो वो स्टूडियो रिकॉर्डेड कमेंट्री थी। जो दीदी ने हमको ट्रेनिंग दी ना, कविता दीदी ने, ट्रांसपोर्ट विंग का, तो उनकी वो कमेंट्री थी, बहुत सुंदर कमेंट्री थी। लेकिन उसका इफेक्ट इतना क्यों बढ़ा बाकी कंटेस्टेंट के हिसाब से, उसका कारण कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग था, तो कोई भी बाहर के आवाज का डिस्टरबेंस नहीं, तो वो प्रॉपर मेडिटेशन में लेकर के जाता है। तो ये हो सकता है। लास्ट भाई, मैं नेक्स्ट बोलूंगी तब करना। आध्यात्मिक वीडियो और पॉडकास्ट का कुशल निर्माण, हम सभी जानते हैं कि मुलाकात थोड़ा सा अभी आउटडेटेड हो गया, अभी पॉडकास्ट आए हुए हैं कि एक जनरली हम सबके साथ बातचीत करते हुए ज्ञान दे, दो लोग जब बातचीत करते हैं, और उसकी बहुत अच्छी पहल जगदम्बा भवन ने ऑलरेडी शुरू कर दी है यज्ञ में। तो उस प्रकार से भी हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते। नेक्स्ट, हमारे बीके जो भाई बहन है उनके लिए क्या ये होगा, तो रिकॉर्ड किए गए सत्र अगर हमसे छूट जाते हैं, ऐसा कई बार होता है ना कि आपके लिए कोई ट्रेनिंग रखा है और वो छूट गया, तो इस माध्यम से वो जा सकता है सभी के पास। और उसका मैंने एक लाइव एक्सपीरियंस लिया कि ट्रांसपोर्ट विंग का सुहाना सफ़र बहुत सुंदर एक सेशन बना है, जिसका ट्रेनिंग दीदी ने ऑर्गेनाइज किया था, करुणा दीदी ने, बोरीवली सेंटर से बात करके। लेकिन जिस दिन वो ट्रेनिंग था उसी दिन हम मधुबन के लिए निकले थे, तो हम नहीं सुन पाए, और हमारा बहुत दिल था क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत सुंदर था। लेकिन फिर बाद में हमने जब उसका रिकॉर्डिंग सुना, उसके लिए तैयार हुए, आज 10 से ज़्यादा कंपनीज में उसकी सेवाएं चल रही है और बेहद पसंद आ रहा है वो सबको कंटेंट। आपने भी 2 बार उसको अटेंड किया, तो इस प्रकार से हम वो रिकॉर्डिंग सुन करके अपने आप को तैयार कर सकते। फिर उसके अलावा हम मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, और जो भी हमारी पाठ्यक्रम है, कार्यशालाएं हैं, 7 डेज कोर्स है, उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये बीके छात्रों, बीके भाई बहनों के लिए ये लाभ होगा। और सबसे बड़ा है कि पहले ये था, मतलब मैं बचपन में जब सेंटर में रहती थी, किसी बात का अगर हमें अवेयरनेस देना है, कभी दीदी बताए कल गणेश त्योहार है, आपको रहस्य सुनना है, रहस्य सुनाना है, तो या तो हम बुक्स पढ़ते थे या दीदियों की डायरी पढ़ते थे, दीदियों से तैयार होते थे। लेकिन आज हम खुद वो समय कन्याओं को, माताओं को नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी को बताते हैं कि आपको ये बताना है, तो क्योंकि उतना समय नहीं रहा, तो तब रिकॉर्डेड जो भी है वो ट्रेनिंग्स हमें काम में आ सकती है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक सेवाओं का प्रभाव इस प्रकार होगा कि यूट्यूब और पॉडकास्ट के माध्यम से बाबा का ज्ञान हम शेयर कर सकते हैं।
ऑनलाइन और वर्चुअल रिट्रीट आयोजित कर सकते हैं। वर्चुअल गेम्स कोरोना के टाइम पे बहुत सारे निकले थे, तो इस प्रकार से रिट्रीट्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए अगर वो एडिक्टेड है ही सोशल मीडिया से, तो क्यों ना हम उनके लिए एक अच्छी सामग्री बनाएं। नेक्स्ट, बीके समुदाय और आम जनता के लिए जो प्रयोग रहेंगे, मतलब जो बाकी जनरल जनता है उनके लिए, तो मुरली रिकॉर्डिंग, वीडियो कमेंट्री रिकॉर्डिंग, संगीत के साथ मेडिटेशन कमेंट्री। जैसे आप कुछ कमेंट्रीज यूट्यूब में सुनते हैं जिसमें छोटा छोटा गीत है, साकार बाबा की कुछ कमेंट्री, और उसके साथ फिर बाबा का ड्रिल भी है। तो इस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं। 7 डेज कोर्स है। आत्म प्रबंधन और नेतृत्व कार्यशाला, मतलब लीडरशिप के जो भी वर्कशॉप्स हैं वो कर सकते हैं। वरिष्ठ बीके भाई बहनों से विशेष संदेश हम जुड़ सकते हैं स्टूडियो के द्वारा, और ऑनलाइन क्लासेस, रिट्रीट और वेबिनार कर सकते हैं। नेक्स्ट, और जो भी बाकी के लोग हैं उनके लिए इस प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं, जो विशेष नॉन बीकेस तक पहुंचना, कि राजयोग ध्यान के ऊपर परिचयात्मक वीडियो हम बना सकते हैं, जिसमें आप सभी देखते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स है, पॉडकास्ट है, इस प्रकार से। तनाव मुक्ति के ऊपर हम कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सेशंस रख सकते हैं, पेरेंटिंग सेशंस, युवा सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम श्रृंखला कर सकते हैं। फिर समय प्रबंधन या एंगर मैनेजमेंट, उसके ऊपर। फिर हीलिंग मेडिटेशन आजकल लोगों को बहुत चाहिए और वो बार बार सुनना चाहते। एक होता है जाग करके तो हमको सेवा करनी है, लेकिन लास्ट में उनका फीडबैक आता है, आपने जो लास्ट में 10 मिनट वाला मेडिटेशन सुनाया था ना, उसका रिकॉर्डिंग हमें दे दो। तो ये फिर आप फटाफट जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर दे सकते हो। फिर आप सामाजिक जागरूकता के लिए जो भी हम अभियान चलाते हैं उसमें अनाउंसमेंट्स हो, वीडियोस हो, वो सब बना सकते हैं। प्रोफेशनल्स और लीडर्स के साथ हम इंटरव्यू ले सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो के द्वारा बहुत अच्छा कर सकते हैं। जूम, वेबिनार, वर्चुअल कार्यक्षेत्र, ये सब हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होगा या वीडियो होगा? तो नहीं, इस प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं, जैसे कोई टॉक बेस्ड फॉर्मेट से, इंटरैक्टिव फॉर्मेट से, विजुअल एंड मेडिटेशन फॉर्मेट है, फिर एंगेजिंग शॉर्ट कंटेंट है, या स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है। इस बार प्रभु रतन में भी स्टोरी टेलिंग का एक नया कैटेगरी ऐड किया है, या फिर लाइव कोई इवेंट करना है, तो ये सब फॉर्मेट्स में हम सेवा कर सकते हैं। अब हम अगर सोचे तो कुछ सफल कहानियां जो है स्टूडियो की सेवाओं की, तो हम देखते हैं शांतिवन का स्टूडियो है, ज्ञान सरोवर का है, रेडियो मधुबन है, या अगर ओआरसी, आप में से कई सारे, हम खुद बहने हैं कि जो पहले ओआरसी की मुरली सुनते हैं और फिर क्लास में पढ़ते हैं ताकि सारे मीनिंग्स पता हो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े लेवल में हम सबकी डायरेक्टली पालना कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो यही अनुभव जो है हम भी ये कर सकते हैं। फिर जैसे हैदराबाद आप सभी देख के आए, तो उनका भी बहुत सुंदर स्टूडियो है, और विशेष रूप से उनके लोकल लैंग्वेज में वो लोग सेवा करते हैं, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो अब एक गलत फहमी है कि क्या हमारी ये टेक्नोलॉजी हमें आध्यात्मिकता से विचलित करेगी। तो हमारी ये पर्सनल सोच है कि ये स्टूडियो है वो सिर्फ सेवा के लिए है, इसमें ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि फैलाने के लिए है। तो बाबा के शिक्षाओं अनुसार ही इसकी सामग्री रहेगी। और स्पेशली कई बार होता है कि लाइव प्रोग्राम में फिर भी कुछ गड़बड़े हो जाती है, लेकिन जब आप रिकॉर्डेड करते हो तो आपके पास चांस है कि शब्दों को फिर से हाई लेवल पर लेके आना, हाई एनर्जेटिक अच्छे कंटेंट को बोलना, तो वो सब होके ही, एडिटिंग होके ही वो टेलीकास्ट होगा, लोगों तक जाएगा। और दूसरा ये है कि मैं जो देख रही हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स है वो स्पेशली चाहते हैं कि हम नए तरीकों से सेवा करें, तो इन सबको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये सेवा इनके बिना तो असंभव थी, और ये बाबा ने अभी आज एक पहला माइलस्टोन इसका कंप्लीट हुआ। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस संकल्प को सभी ने यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, उन्होंने सहयोग दिया। आज सूर्यवंशी भाई हमारे बीच में नहीं है लौकिक कारोबार के कारण, लेकिन उनका बेहद सहयोग रहा कि सारे ही फर्नीचर का काम उन्होंने कराया। उसके अलावा फर्नीचर मतलब वो रॉकुल को भरना वगैरह। उसके अलावा हमारे बीच में दीपक वाडेकर भाई जी भी नहीं है, तो दीपक वाडेकर भाई जी ने पूरा इलेक्ट्रिशियन का जो तीनों ही रूम का काम था उसको जैसा रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से कराया। फिर बाकी जो है वो तो सुशील भाई जी ने बताया, और आप सभी का भी सहयोग था ही, और इसके कारण, और संकल्पों का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। हम देखते कि हमारी माताएं बहुत एक्साइटेड थी कि कुछ नया बन रहा है,
क्या बन रहा है हमारे तक पहुंचेगा इस प्रकार से। कल ही एक बांधेली माता आई थी, बोलती हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है दीदी, हम इतना सेंटर को मिस करते आ नहीं सकते हैं। तो अगर देखते हैं बड़ों को, और स्पेशली अगर हम जिनको लाइव देखते हैं उनको फिर हम देखें, बार बार सुने, तो वो बहुत अच्छा है। तो कल ही वो बोल के गई। तो इस प्रकार से ये सेवाएं आगे बढ़ेगी ही, और आप सभी के सहयोग से, संकल्पों से ये आगे बढ़ेगी। तो अभी आर्या बहन आगे का प्रोग्राम बताएगी। ओम शांति। अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय करुणा दीदी जी, संदीप भाई जी और अश्विनी दीदी जी, आप इनॉग्रेशन के लिए स्टूडियो में जा सकते हैं। बाकी सभी यही बैठे रहिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा लाइव। ओम शांति। आप सभी को स्टूडियो देखकर और अंदर जो एक्टिविटी चल रही है वो देखकर बहुत खुशी हो रही होंगी। मुझे स्वयं को बहुत खुशी हो रही है कि सभी कुमारों ने, बहनों ने मिलकर खुद की मेहनत से इतना अच्छा स्टूडियो बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर गुदगुदी हो रही है। तो आज जो ये स्टूडियो देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस स्टूडियो से बहुत अच्छी सेवा होंगी। आज वर्तमान समय साइंस के साधनों से बहुत फास्ट सेवा हो रही है। बाबा ने ही खुद ने बहुत साल पहले ये भविष्य किया था कि आगे चलकर साइंस के साधन बहुत सेवाएं करेंगे। और आप हम सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में साइंस इतना प्रगति में नहीं था या साधन नहीं थे। लेकिन समय जैसे-जैसे फास्ट जा रहा है, वैसे साइंस के बहुत सूक्ष्म महीन साधनें निकलती जा रही है, जिसके द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना बड़ा सहज होता जा रहा है। तो ये जो राजयोग स्टूडियो है, ये भी बहुत अच्छी तरह से सेवा करेगा। और इस स्टूडियो द्वारा बाबा के जो बच्चे हैं, बीके भाई-बहनें, उनकी जो कला है, विशेषता है, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी और उसके द्वारा अनेकों को प्रेरणा मिलेगी, अनेकों की सेवा होगी। साथ में मैंने देखा है कि बाबा के और बाहर आजकल लोग खुद ही बोल रहे हैं कि विनाश नज़दीक आया है। साथ में प्रकृति की हलचल बहुत है। आजकल कोविड जैसी बातें फिर से हो रही है। एक समय आया था कोविड का, जिस समय हमने सोचा भी नहीं था कि हमको लॉकडाउन के कारण घर में बैठना पड़ेगा, सेंटर पर आ नहीं सकेंगे। तो उस समय सब अपने-अपने घरों में बंद थे और उस समय भाई-बहनों का महत्व मालूम पड़ा। अकेले-अकेले रहते थे ना, तो उस समय महत्व मालूम पड़ा, क्या करें, कैसे करें? और कभी-कभी तो भाई-बहन मिलते नहीं थे तो ये गीत याद आ जाता था। वो दिन कितने अच्छे थे। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि कोविड के समय फिर अचानक ज़ूम की जो सेवा शुरू हुई और हम सभी आपस में एक-दूसरे को इस साइंस के साधन द्वारा मिलने लगे तो बड़ी खुशी हुई थी। आगे भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आएँगी। बाबा ने तो कहा ऐसा कर्फ्यू लगेगा कि अपनी खिड़की से भी बाहर नहीं देख सकेंगे। तो ऐसे समय पर ये स्टूडियो बहुत अच्छी सेवा करेगा। हम आपस में इस साधन के द्वारा मिलते रहेंगे, एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते रहेंगे और बाबा की जो भी प्रेरणा है, वो एक-दूसरे को प्रदान कर सकेंगे। तो इस प्रकार इस स्टूडियो के द्वारा बहुत-बहुत अच्छी सेवा हो जाए। ओम शांति। इस राजयोग स्टूडियो के उद्घाटन में हम सबको, सभी के बहुत दिल से सबको दुआ देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। स्टूडियो से बहुत बड़ी, बहुत सारी और बहुत सारों की बहुत अच्छी सेवा होने वाली है, हो रही भी है। आप सभी अनुभवी हैं, अपने
बाबा के ज्ञान के हिसाब से विवेक शक्ति को समझते हुए ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है आजकल साइंस के साधनों द्वारा सेवा करना, क्योंकि समझदार उसी को बोलेंगे जो शिव के ज्ञान को सही समय पर यूज़ करते हुए सही साधनों का यूज़ करके सबके तक पहुँचाए। इसलिए बाबा ने जो समझ दी है, उस समझ को आचरण में लाने के कारण ही हम इन साधनों से सेवा करते हैं। तीसरी बात मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने लिए सोचता हूँ कि जब से बाबा आए हैं, इस संसार में अवतरण हुआ है, तब से ही साइंस विकसित हुआ है। अर्थात भगवान ने अपने बच्चों के लिए, कहो लौकिक या अलौकिक, दोनों भी प्रकार के बच्चों के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको भाषा देने के लिए, उनके पास संदेश पहुँचाने के लिए ऐसे सुंदर साधन बने हैं। हाँ, हर साधन का यूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन बाबा के बच्चे समझदार होने के कारण समझ को सारे संसार तक फैलाते हैं। तो बाबा के लिए, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने बहुत सुंदर वंडरफुल, हर एक तक पहुँचाने वाले, हर एक तक भाषा दिलाने वाले साधन बनाए हैं। तो इन साधनों को अच्छी तरह से यूज़ करते हुए बाबा की सेवा को हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारी पीपीटीज़ में और बहुत सारे जिन्होंने भी यहाँ सेवा दी है, की है, उनके सब अनुभव से तो इतना ही समझ में आया कि ये तो सिर्फ़ स्थान का जो स्थान की जो मर्यादाएँ हैं, उससे भी पार जाते हैं, हम उससे भी दूर जा सकते हैं। बहुत दूर तक, बहुत देर तक अपनी आवाज़ को ज़िंदा रख सकते हैं। अपनी बातों को ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद जितने ज़्यादा लोगों तक ये सेवा, बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश पहुँचाएँगे, उसके दुआ के पात्र बनते हैं। ऑफ़कोर्स सबके साथ, सबके जो भी टेक्निकल भी है, उनका सपोर्ट से ही हम ये सब पहुँचा सकते हैं। लेकिन जितने दूर तक पहुँचा सकते हैं, जो बाबा कहते हैं वॉइसलेस से वायरलेस, तो ये वाली सेवा इससे बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। और बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने बनाए हुए साधन बहुत यूनिक सा वंडरफुल का पार बजाएँगे। आप सब जानते हैं ये संसार 5 तत्वों से बना है। पाँचों तत्व अपने अंतिम चरण में है। उसमें भी सबसे लास्ट तत्व जिसको कहा जाता है अग्नि तत्व। ये जो अग्नि तत्व है शुद्धि का काम करता है। तो अग्नि का ही रूप ये साइंस या प्रचार प्रसार सोशल एक्टिविटीज़ है, इंटरनेट है। तो ये अपने अब सर्वोच्च स्टेज पर है। तो इसका जितना यूज़ होगा, अब एक होता है यूज़, एक होता है मिसयूज़। तो हम बाबा के बच्चे इसी को यूज़ करते हुए जो पूरे संघ में व्यसनों में लगे हैं, उनको आध्यात्मिक व्यसनी बना सकते हैं। ताकि जो नेगेटिव उसको ही समस्या को सीढ़ी बना सकते हैं। जो उनको देखना वो देखेंगे ही। आप मना करो, समझाओ, उससे नहीं मानेंगे। हाँ, आप अच्छा दिखाओ तो वो अच्छा बन सकते हैं। जैसा देखते वैसा बनते हैं। तो इन साधनों को यूज़ करते हुए हम बाबा के लाखों बच्चों को बाबा के पास और बाबा की भाषा दिला सकते हैं। और ये जो स्टूडियो बना है, राजयोग स्टूडियो ही कहेंगे। जैसे बहन जी ने बताया कि कोविड में इसकी प्रेरणा बहन जी को आई और उन्होंने सबको साथ शेयर करने के बाद यहाँ बहुत अच्छी टीम होने के कारण सबके लिए ये बहुत सुंदर, सभी के लिए ये बहुत सुंदर स्टूडियो बना है। और ये किसी एक एरिया के लिए नहीं है कि सिर्फ आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या वीडियो बना, ऐसा नहीं है। सब प्रकार की सेवा के लिए ओपन है। आपके पास अगर अच्छा कंटेंट है तो आप उसको अच्छा बना करके पेश कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की सेवा के लिए बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा साधन, ऐसा कहो एक प्लेटफॉर्म बना है, एक स्थान बना है, जहाँ से आप अपने विचारों को, कहो बाबा के ज्ञान को अपनी कला के साथ संसार में पेश कर सकते हैं। तो मैं सभी टीम को भी, बहनों को भी अ, दिल से मुबारक देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसको और अच्छी तरह से, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी समस्या दिखाई दे रही है, जो बिना बाहर जाए हमको बाहर की सेवाओं को बढ़ाना पड़ेगा। या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज़ है, पेशेंट्स है, तो उनकी सेवा के लिए भी ये सब हमको बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। अब किसका ऑपरेशन है, उनको कुछ समझाना है, हम फिज़िकली वहाँ नहीं जा सकते।
लेकिन मोबाइल के माध्यम से उनको प्रेरणा देके ऑपरेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। सेंटर में वर्तमान समय जैसे पहले शुरू में बाबा का कमरा बहुत ज़रूरी होता था, जहाँ सभी भाई-बहनें नॉन बी के भी अपना मन हल्का होते थे। इसी प्रकार आज 3 बातें हर सेंटर में बहुत ज़रूरी हो चुकी है। बाबा का कमरा, उसमें नो डाउट। दूसरी बात, एक काउंसलिंग रूम भी होना चाहिए, जहाँ लोग हल्के हुए अपनी बातों को शेयर करें, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आज। हर कोई सुनाना चाहता है, क्योंकि हर एक के पास कुछ है। हो सकता है वो सही है, गलत है, डिपेंड, बट वो सुनाना चाहता है, एक्सप्रेस होना चाहता है। क्योंकि अगर एक्सप्रेस नहीं होगा तो डिप्रेस होगा। इसलिए एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सही या गलत वो तो जब एक्सप्रेस होगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम उनको सही दिशा देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से बाबा की ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तीसरी चीज़ सेंटर में होनी चाहिए बड़े सेंटर्स के लिए, वो है स्टूडियो। क्योंकि अंत तक, काफ़ी समय तक ये सेवा बहुत अच्छी तरह से बाबा के बच्चों की पालना और परिवर्तन के कार्य के लिए नए बच्चों को भी जोड़ना और नए बच्चों के लिए ज्ञान देना, कमेंट्री द्वारा भाषण देना, ये अच्छी तरह से काम स्टूडियो द्वारा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए बहुत अच्छी साधन बना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपनी कला से शिव को प्रत्यक्ष करना। ऑफकोर्स बाबा की कला है, उसकी कला को उसके कार्य में लगाकर बाबा हमारी भी प्रत्यक्षता कराता है और उसके कारण उसकी यूज़ करते हुए हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार स्टूडियो के लिए संकल्प देने वाले, बनाने वाले सबको दिल से मुबारक देता हूँ। ओम शांति। थैंक यू।